हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एलटी टैट का क्वेश्चन पेपर जो 27 नवंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया इवनिंग सेशन में। इसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, अभी पूरा सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम जो लिटरेचर वाला पार्ट है 120 क्वेश्चन इसको करेंगे, उसके बाद जो है 30 क्वेश्चन जो जीके हैं उसको करेंगे। ओके, तो अगर आपको जीके वाला पोर्शन पहले देखना है तो आप एक सेपरेट वीडियो हमने डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीम बंधुओं ने धर्म गाथाओं यानी माइथोलॉजी के को आधार बनाकर लोक साहित्य का अध्ययन किस शताब्दी में आरंभ किया? तो 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 3, धार्मिक आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोरख जगाओ जोग भक्ति भगाओ लोक, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति प्रसिद्ध कवि जो है तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? इनका निबंध जो है, जो अध्यापक पूर्ण सिंह है, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, फिर निराशा क्यों और आचरण की सभ्यता। तो आपको पता होगा कि फिर निराशा क्यों, यह निबंध जो है, यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फिर निराशा क्यों। अगर बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये हमें भेजा है रेखा जी ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइमली हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे माधवाचार्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगी आपकी रसिक प्रिया आएगी, उसके बाद आएगी आपकी कवि प्रिया, नंबर 2 फर्स्ट पे ये, फिर रामचंद्रिका, उसके बाद 4th पे रतन बावनी। यानी कि सीरीज में कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है ये ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्रह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंधी के आम, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आंधी के आम, आंधी के आम का सही अर्थ है सस्ती चीज। आंधी के आम मतलब सस्ती चीज जो इजीली प्राप्त हो जाए। जैसे आंधी के आम तूफान में इजीली प्राप्त हो जाते हैं, संघर्ष नहीं करना पड़ता उतारने के लिए, पत्थर नहीं फेंकने पड़ते, चढ़ना नहीं पड़ता। तो वैसे ही सस्ती चीज अगर जो कम मेहनत से मिल जाती है, कम एफर्ट से मिल जाती है, तो सस्ती चीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई गद्य रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? जो ड्राफ्ट वर्ड है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको ड्राफ्ट को हिंदी में पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पत्र कहते हैं ड्राफ्ट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मुख्य रूप से जो है क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2 भेद। ज जो है ये किस वर्ग का व्यंजन है? तो कंठ तालु तालव्य वर्ग का ये व्यंजन है। च छ ज ज ये तालु के अंतर्गत आते हैं, तालव्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध रूप लिखिए या पहचानिए। शुद्ध रूप आपको पहचाना था, स्वास्थ्य कैसे लिखते हैं? स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। ऑप्शन डी सही है, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 17, बीसलदेव रासो किस श्रेणी का काव्य है? बीसलदेव रासो किस श्रेणी का काव्य है? ये गेय काव्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गेय काव्य है ये, गेय काव्य। क्वेश्चन नंबर 18, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो आल्हा खंड के रचयिता हैं जगनीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जगनीक। क्वेश्चन नंबर 19, कविवर बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? कविवर बिहारी ये जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? जो खुसरो हैं ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है, निजामुद्दीन औलिया के थे शिष्य खुसरो। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो इनमें से दामोदर शर्मा की कृति जो है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कविवचन सुधा पत्रिका किस युग में प्रकाशित होती थी? कविवचन सुधा ये पत्रिका जो है ये किस युग में प्रसारित या प्रकाशित होती थी? तो ये प्रकाशित होती भारतेंदु युग में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, भारतेंदु युग में ये पत्रिका जो है प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 23, शुक्ला जी ने आदिकाल का नामकरण किया है। शुक्ला जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो आदिकाल को उन्होंने कहा है कि वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को शुक्ल जी ने सॉरी ये तो भारी मिस्टेक हो गई, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 24, पर्दा कहानी का नायक कौन है? जो पर्दा कहानी है इसका नायक जो है चौधरी पीरबख्श है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन अगर आपने लिटरेचर ढंग से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन तो सामने से ही आए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं घुमा के आए हैं। चौधरी पीरबख्श जो है ये पर्दा कहानी के नायक हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसकी रचना है? ये रचना है बच्चन सिंह की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है, लंबोदर में कौन सा समास है? ये लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबा है जिसका उदर, यानी यहाँ पे गणेश की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास है ये। ऐसा ही बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन जेबीटी में भी आया था। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप जब जेबीटी का जो हिंदी और जीके का सेक्शन है उसको भी देखा करिए। हिंदी और जीके जेबीटी जीके आप जो टीजीटी आर्ट्स का टेट होगा उसकी जीके आप सभी एग्जामिनेशन की देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रसखान के काव्य का आलंबन है। रसखान के काव्य का आलंबन है कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृष्ण। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कबीर शब्द का अर्थ है। कबीर शब्द का अर्थ पूछा गया है। कबीर शब्द का अर्थ है महान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्यागपत्र उपन्यास को किस कोटि में रखेंगे आप? त्यागपत्र जो उपन्यास है इसको आप कौन सी कोटि में रखेंगे? तो ये मनोवैज्ञानिक आत्मकथात्मक उपन्यास जो है, त्यागपत्र उपन्यास को मनोवैज्ञानिक आत्मकथात्मक कोटि में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता प्रेमचंद ने कब की थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, कब प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1936। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुवाद का समानार्थक शब्द कौन सा है? अनुवाद का समानार्थक शब्द तर्जुमा है। ऑप्शन नंबर बी तर्जुमा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिप्यांतरण से अभिप्राय है।
लिप्यांतरण से अभिप्राय है लिपि परिवर्तन। लिप्यांतरण यानी लिपि परिवर्तन। लिपि परिवर्तन वर्ड से ही पता लग रहा है, लिप्यांतरण लिपि परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस कवि के साहित्य से हुआ? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य से हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, देखिए जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मूल भाषा या स्रोत भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, भाषा से अनुवाद किया जाता है वही स्रोत भाषा, और जिस नई भाषा में अनुवाद होता है या किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। ओके, जिससे अनुवाद किया जाता है वही स्रोत भाषा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो नया बनता है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। ओके, ये तो मैंने एडिशनल आपको बताया, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज या पुरस्कार 2022 मिला? हिंदी लिटरेचर में किस रचनाकार को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 प्राप्त हुआ है? अगर आपको याद होगा, गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला है। इन्होंने लिखी थी जो टॉम्ब ऑफ द सैंड, जिनकी उपन्यास था जिसको हिंदी में कहते हैं रेत की समाधि। रेत की समाधि। ओके, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा था और एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था, क्योंकि ये काफ़ी प्राउड की बात थी भारत के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए। टॉम्ब ऑफ द सैंड या रेत की समाधि जो इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव 33 हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 33। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। हिस्ट्री में भी, लिटरेचर में भी क्वेश्चन बनता है ये, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन कब की थी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। ओके, जिसकी कमेंट सही होगी उसको मैं हार्ट दे दूंगा, लाइक कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, मुक्तिबोध का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? मुक्तिबोध का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपकार को भूलने वाले को क्या कहते हैं? अब उपकार को न मानने वाले को कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न कहते हैं न मानने वाले को। अब भूलने वाले को क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर न मानने वाले को तो कृतघ्न कहते हैं। मुझे लगता है इसका ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा आई थिंक, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल पे ही रखेंगे इसको। ओके, आपको कौन सा सही लगता है? आपने रिसर्च की, आपको कौन सा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, औरों को भी हेल्प हो जाती है जो और व्यूअर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इस पार्ट का वीडियो का, इसके बाद हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस सही रहती हैं, लंबी वीडियोस फिर हेक्टिक हो जाती हैं देखने में भी। अंगद का पाँव निबंध के रचयिता कौन है? तो अंगद का पाँव निबंध जो है ये श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, श्रीलाल शुक्ल। ओके, तो सेकंड पार्ट हम थोड़ी देर में डाल देंगे। जीके सेक्शन हमने पहले डाल दिया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये और उत्तर हो सकता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, मैं चेक कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।